हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इंटरफेरेंस का एक टॉपिक ले रहे हैं, यंग के द्विस्लिट का प्रयोग। हमारी एक सलाह है कि इसके पहले 2 वीडियो हमने अपलोड कर रखा है, एक तरंगों के अध्यारोपण से संबंधित, क्योंकि उसी का एक पार्ट है ये व्यतिकरण, और एक वीडियो में दूसरा अपलोड किया है जिसमें हमने व्यतिकरण को समझाया है बेहतर तरीके से। अगर उसको पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप इसको देखते हो तो पूरा टॉपिक आपका बिल्कुल एकदम परफेक्ट, एकदम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, टॉपिक आपका यंग के द्विस्लिट का प्रयोग तथा फ्रिंज की चौड़ाई। देखो, फ्रिंज क्या होता है, फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, यंग के द्विस्लिट का प्रयोग क्या है, हर क्या या हर क्यों का आंसर आपको मिलेगा। आप अंत तक बने रहना, आप देखना। यहाँ पे हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स लिया, मतलब एक वर्णीय प्रकाश स्रोत। इससे जो प्रकाश किरणें निकलेंगी केवल एक तरंगदैर्घ्य का प्रकाश निकलेगा। ठीक है, हमने किसी डिब्बे में इसको पैक किया, सारी प्रकाश किरणें अंदर कैद हैं। प्रकाश किरण अगर निकलेगी तो केवल एस से निकलेगी, एस फॉर स्लिट। अच्छा, यहाँ पे स्लिट जो लगाई गई है वो ऐसे ऐसे लगाई गई है, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से प्रकाश किरण निकली। अच्छा, यहाँ से निकलने के बाद फिर इसको भी हमने क्या किया, एक डिब्बे में कैद किया, और यहाँ पे आपका डबल स्लिट लगा हुआ है S1 और S2। ठीक, तो सारी प्रकाश अंदर रह जाएगी, प्रकाश किरणें केवल निकलेंगी तो S1 से और S2 से निकलेंगी। ठीक, अब देखो, S1 से प्रकाश किरणें निकली, हर तरफ जाएंगी, S2 से प्रकाश किरणें निकली, हर तरफ जाएंगी। ठीक है, और इसी के सामने मान लो कैपिटल D डिस्टेंस पे, कैपिटल D दूरी पे, ठीक, आप देखना ये डिस्टेंस कितनी, कैपिटल D दूरी पे। ठीक है, हमने यहाँ पे एक स्क्रीन लगाया, स्क्रीन के नाम पे कोई चार्ट पेपर भी आप लगा सकते हो, व्हाइट पेपर। ठीक है, और क्योंकि आप जानते हो व्हाइट पेपर जो लगेगा इस प्रकार से ऐसे, ये वाई एक्सिस हो गई तो इसका नाम हमने वाई मान लिया, इसका नाम हमने वाई डैश मान लिया। ठीक, ये सामने स्क्रीन हो गई बेटा। ठीक, अब आप आगे देखना, इससे प्रकाश किरण निकली, हर तरफ गई, इससे प्रकाश किरण निकली, हर तरफ गई। ठीक है, हमने पर्दे पे कोई एक बिंदु मान लिया P। ठीक, अब आप देखना, बिंदु P पर S1 से निकल के प्रकाश पहुंचेगा कि नहीं? निश्चित रूप से पहुंचेगा। देखो, इस प्रकार से ये जा रहा है बिंदु P पे, ये ऐसे। ठीक, आप आगे देखना, और इसी बिंदु P पर S2 से भी प्रकाश निकलेगा और ये भी पहुंचेगा। तो आप देखो, इसी बिंदु P से S2 से प्रकाश निकला और ये भी पहुंचेगा। देखना ऐसे, ये लो। अब आप बताओ, बिंदु P पर, बिंदु P कहां पे है? स्क्रीन पे, पर्दे पे। ठीक, बिंदु P पे S1 का भी प्रकाश निकल के पहुंच रहा है, और उसी बिंदु P पर S2 का भी प्रकाश निकल के पहुंच रहा है। तो क्या दोनों प्रकाश का पथ यानी रास्ता बराबर है? नहीं, निश्चित रूप से S1P क्या छोटा है, S2P क्या बड़ा है। दोनों के पथों में क्या अंतर है? और आप अच्छी तरीके से जानते हो, अगर पथों का अंतर अगर लैम्डा हुआ, 2 लैम्डा हुआ, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा हुआ, तो बिंदु P पर कौन सा व्यतिकरण? संपोषी व्यतिकरण होगा। ठीक, और अगर पथांतर लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 हुआ, तो फिर आपके यहाँ पे क्या विनाशी व्यतिकरण होगा? यहाँ पे क्या अंधकार वाली पट्टी, काली पट्टी मिलेगी। ठीक, हम आगे चलते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि S1 से प्रकाश P पे पहुंचा, S2 से प्रकाश P पे पहुंचा, पता दोनों के बीच कितना पथांतर है? ठीक, तो पथांतर के लिए आप एक काम करो, S1 से इस पे एक लंब गिरा दो। आप देखो, S1 से इस पे एक लंब गिराया गया, ऐसे ऐसे, ये। ठीक, इस पॉइंट का कुछ नाम मान लो Q। तो आप यूं कह सकते हो कि बिंदु P पे S1 का भी प्रकाश जा रहा है, बिंदु P पे S2 का भी प्रकाश जा रहा है। दोनों के पथ में, रास्ते में क्या अंतर है? S1 से P तक जो प्रकाश पहुंचा, इसका पथ क्या छोटा है? S2 से जो प्रकाश P पे पहुंचा, इसका पथ क्या बड़ा है? कितना बड़ा है? S2Q। ठीक है, हम यहाँ पे मिड पॉइंट से और बिंदु P को मिलाते हैं। देखना, मिड पॉइंट से बिंदु P को मिलाते हैं, ऐसे। ये लो। ठीक, अब आप आगे चलो, ये एंगल मान लो थीटा। ठीक, तो अगर ये एंगल थीटा है तो निश्चित रूप से ये भी एंगल क्या होगा? थीटा। क्यों? आप देखना, ये इस पे लंबी तो है। ठीक, आप देखना यहाँ पे, अगर यहाँ पे इसको हम नीचे लाएं, तो अगर इसको नीचे लाएंगे तो ये भी तो इधर आएगा, इसको और नीचे लाए तो ये और इधर आया। अगर इसको नीचे लाते लाते मान लो यहाँ पे ले आए तो जो आपका S1Q है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, फिर आप आगे देखना, अगर हम इसको जो आपका यहाँ पे S1Q है, इसको अगर 10 डिग्री हम इधर लाए तो ये जो आपका लाइन, रेड कलर की लाइन है, ये 10 डिग्री ऊपर उठ गई। अगर इसको 20 डिग्री इधर लाए तो 20 डिग्री ऊपर उठ गई। अगर 30 डिग्री इधर लाए तो 30 डिग्री ऊपर उठ गई। अगर थीटा इधर लाए तो ये भी थीटा ऊपर उठ गया। आप यूं कह सकते हो, ये एंगल अगर थीटा तो निश्चित रूप से ये भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा। ठीक, अब हम आपसे बात करें, देखो मैथ का एक पोर्शन है लिमिट। जो बच्चे कैलकुलस लिए होंगे, कैलकुलस में आपने पढ़ा होगा, पूरा टॉपिक है लिमिट। ठीक है, उसका एक पोर्शन जिसकी यहाँ पे आवश्यकता पड़ने वाली है, हम उसका डिस्कशन कर लें। देखो, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0,
देखो थीटा टेंड्स टू जीरो का मतलब थीटा बराबर जीरो नहीं हुआ, थीटा का मान इतना कम कि बस अब जीरो की तब जीरो, लेकिन जीरो नहीं, क्योंकि जीरो अगर होता तो थीटा बराबर जीरो लिखा होता। ठीक है, तो लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो पे साइन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा। कैसे होता है, बाकायदा आधे पेज का पौन पेज का डेरिवेशन है, मैथ में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आप आगे देखना। उसी प्रकार से लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो पे कॉस थीटा बराबर क्या होगा, 1। कैसे होगा, बाकायदा आधे पेज का पौन पेज का डेरिवेशन है मैथ में, हमको यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लेना है। ठीक, आप आगे देखना। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ पे थीटा बटे 1 बराबर क्या, थीटा। तो इस आधार पे आप कह सकते हो लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो पे टेन थीटा बराबर क्या होगा, थीटा। एक बात आप देखना, अगर थीटा का मान अति अल्पतम हो, थीटा टेंड्स टू जीरो हो, तो साइन थीटा बराबर भी क्या होगा, थीटा, और टेन थीटा बराबर भी क्या होगा, थीटा। ठीक, यानी कि थीटा के अति अल्पतम मानों के लिए थीटा बराबर साइन थीटा भी हो सकता है और थीटा बराबर यहाँ पे टेन थीटा भी हो सकता है। हम इसका लाभ उठाएंगे यहाँ पे। ठीक, ये जो एंगल आप थीटा यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो बिंदु P है बहुत ऊपर नहीं है, तो अगर बहुत ऊपर नहीं है तो थीटा का मान भी बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो थीटा के अति अल्पतम मानों के लिए हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। इन ट्रायंगल S1 S2 Q, आप देखना S1 S2 Q, और यहाँ पे आप आ जाओ इन ट्रायंगल। ठीक, हम इस ट्रायंगल को ले रहे हैं, इसका कुछ नाम मान लो आप यहाँ पे, इसका नाम Q हो गया, इसका नाम चलो R मान लिया, इस पॉइंट का नाम। ठीक, तो आप देखो इन ट्रायंगल, ठीक है, OP और ये R है। ठीक, आप ध्यान से देखना बेटा, ऐसे ये लो। ठीक, इन ट्रायंगल S1 S2 Q, S1 S2 Q यहां पे डिस्कशन करेंगे कुछ, और यहां पे इन ट्रायंगल OPR ये। ठीक, अब आप यहां पे आ जाओ, इस ट्रायंगल में आप देखना, आप जानते हो कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो आप जानते हो लंब यहां पे कौन हो गया, S2Q। ठीक, अच्छा एक बात आप देखना, मान लो दोनों स्लिटों यानी S1 S2 के बीच की दूरी स्मॉल d है। आप देखना, ये लो, दोनों स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। ठीक, अब आप आगे देखना, तो कोण के सामने भुजा लंब होती है, लंब आपको मालूम है। ठीक, और ये मालूम है, कर्ण मालूम है, तो लंब और कर्ण रिलेशन कौन बताता है, साइन। तो यहां पे हम लेंगे साइन थीटा, बल्कि आप यूं कह सकते हो लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो पे साइन थीटा बराबर थीटा, ये तो हुआ। या आप यूं कह सकते हो यहां पे कि लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो पे थीटा बराबर साइन थीटा। चाहिए को बात तो वही हुई। तो फिर आप आगे देखना, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो पे थीटा बराबर साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा मीन्स क्या, लंब बटे और कर्ण। ठीक, तो लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो पे थीटा दैट इज इक्वल टू लंब। तो आप इस ट्रायंगल में आओ, लंब का नाम क्या हो जाएगा, S2Q। ठीक, अच्छा कर्ण, तो कर्ण के नाम पे क्या, S1 S2। ठीक, ये हो गया। अब आप आगे देखना, तो लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो पे थीटा दैट इज इक्वल टू S2Q अपान स्मॉल d। उसी प्रकार यहां पे आओ, इन ट्रायंगल OPR। ठीक, आप यहां पे देखना बेटा, ये एंगल आपका यहां पे क्या, थीटा है, कोण के सामने भुजा क्या होती है, लंब। ठीक, और ये क्या हो गया, आधार। अच्छा, हम ये मान के चल रहे हैं कि बिंदु P की यहां मिड पॉइंट से, या सेंटर पॉइंट कह लो, सेंटर पॉइंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि S1 S2 के मिड के ठीक सामने है। ठीक है, मान लो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस स्मॉल y है, ये लो। ठीक, तो कोण के सामने भुजा लंब, लंब हमको मालूम है स्मॉल y, आधार हमको मालूम है कैपिटल D, और लंब और आधार में रिलेशन कौन बताता है, tan। ठीक, तो यहां पे क्या लेंगे, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो पे, ठीक, tan थीटा बराबर थीटा। ठीक, या आप यूं कह सकते हो लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो पे थीटा बराबर tan थीटा, या फिर लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो पे थीटा बराबर, अच्छा tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, ये लो। ठीक, तो फिर आप आगे देखना, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो पे थीटा बराबर लंब। ठीक, हम चाहेंगे लंब का नाम आप बताओ, तो लंब का नाम क्या हो जाएगा, OP। ठीक, आधार, आधार कितना, OR या RO। ठीक है, ये हो गया। या फिर लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो पे थीटा दैट इज इक्वल टू OP, O से लेके P तक की दूरी, जिसको हमने क्या माना, स्मॉल y। ठीक, और उसके बाद फिर यहाँ पे RO, R से लेके O तक की डिस्टेंस कितनी, कैपिटल D। ठीक, ये
इस प्रकार से आप यहां पे देख रहे हो ये कि अगर थीटा की वैल्यू अगर आपका बहुत कम है, अति अल्पतम है, टेंड्स टू जीरो है, तो थीटा बराबर क्या, S2Q/D। और यहां पे आप देख रहे हो वही थीटा बराबर क्या, Y/D। तो दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो थीटा के दोनों मानों को जब आप कंपेयर करोगे यहां पे, तो आप देखो क्या निकलेगा। आपने देखा पथांतर निकला, S2Q बराबर क्या, Y/d/D। Y क्या है, केंद्रीय फ्रिंज। यहां पे केंद्रीय फ्रिंज बनेगा, क्यों, क्योंकि आप जानते हो S1 से प्रकाश निकल के यहां पे आएगा, S2 से प्रकाश निकल के आएगा, तो बिंदु O पर जब पहुंचेगा तो पथांतर कितना होगा, 0। यहां पर निश्चित रूप से केंद्रीय फ्रिंज बनेगा। ठीक है, आप आगे देखना, Y केंद्रीय फ्रिंज से बिंदु P की दूरी, या आप यूं कह सकते हो S1 S2 के मिड के ठीक सामने से बिंदु P की दूरी कितना है, Y। ठीक, अच्छा स्मॉल d क्या है, दोनों स्लिटों के बीच की दूरी। कैपिटल D क्या है, स्लिटों से पर्दे की अभिलंबोत दूरी। अभिलंबोत दूरी क्यों, ये एंगल कितना, 90 डिग्री, ये एंगल कितना, 90 डिग्री। ठीक, और S2Q क्या है, जो प्रकाश S1 से पहुंचा P पे, जो प्रकाश S2 से पहुंचा P पे, दोनों प्रकाश के पथों का अंतर है, S2Q। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। आप जानते हो पर्दे पे दीप्त फ्रिंज भी मिलेगा, अदीप्त फ्रिंज भी मिलेगा। ठीक, हम आगे की पढ़ाई दो पार्ट में, आप इधर देखना। मान लो यहां पे देखते हैं कि बिंदु P पर मान लो M1 दीप्त फ्रिंज हमको मिल रहा है। यदि बिंदु P पर M1 दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो, ठीक, तथा Mवें दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज अर्थात कहां, बिंदु O से दूरी YM दीप्त हो, मतलब ये मान के चल रहे हैं कि यहां पे M1 दीप्त फ्रिंज मिल रहा है, जैसे आप जानते हो पहला दीप्त, दूसरा दीप्त, तीसरा दीप्त, चौथा दीप्त, पांचवा दीप्त, उसी प्रकार से यहां पे M1 दीप्त मिल रहा है। ठीक है, और यहां से और यहां तक की दूरी कितनी, YM दीप्त है। आप देखो YM सफिक्स में दीप्त। ठीक है, तो यहां पे लेफ्ट साइड में हम ये मान के चल रहे हैं कि बिंदु P पर M1 दीप्त फ्रिंज मिल रहा है और Mवें दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से मतलब सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, YM दीप्त है। ठीक है, तो अगर इसी के अनुसार अगर फार्मूला लिखें तो क्या होगा, S2Q, आप देखो S2Q इक्वल, तो यहां पे इक्वल Y, तो Y की जगह पे क्या हो गया, YM दीप्त हो गया। ठीक है, आप देखो YM दीप्त और फिर स्मॉल d, तो यहां स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, तो अपॉन कैपिटल D, सेम आपका यही आपका नीचे उतर आया। ठीक है, बस केवल Y की जगह पे क्या हो गया, YM दीप्त हो गया। क्यों, क्योंकि यहां पे आप मान के चल रहे हो कि बिंदु P पर M1 दीप्त फ्रिंज मिल रहा है। ठीक है, और Mवें दीप्त फ्रिंज की यहां से दूरी आपने क्या मानी है, Y तो माना है, साथ में YM दीप्त आपने लिखा है। ठीक, अब आप आगे देखना, हम जानते हैं पहले दीप्त के लिए पथांतर लैम्डा, दूसरे दीप्त के लिए पथांतर 2 लैम्डा, तीसरे दीप्त के लिए पथांतर 3 लैम्डा, चौथे दीप्त के लिए पथांतर कितना, 4 लैम्डा। उसी प्रकार Mवें दीप्त के लिए पथांतर कितना, M लैम्डा। आप देखो हम जानते हैं कि Mवें दीप्त फ्रिंज हेतु पथांतर M लैम्डा होता है। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो S2Q की जगह पे M लैम्डा का उपयोग कर सकते हैं, अभी करते हैं। ठीक, तब तक इधर आते हैं। आप देखो इस केस में हम मान के चल रहे हैं कि बिंदु P पे Mवीं अदीप्त फ्रिंज हमको मिल रही है। ठीक है, और केंद्रीय फ्रिंज से Mवें अदीप्त फ्रिंज की दूरी कितनी है, YM अदीप्त। आप देखो यदि बिंदु P पर Mवां अदीप्त फ्रिंज प्राप्त हो, ठीक है, जैसे आप देखो ये केंद्रीय फ्रिंज है जो कि हमेशा दीप्त होगी, इसके ऊपर मान लो पहला अदीप्त, दूसरा अदीप्त, तीसरा अदीप्त, चौथा अदीप्त, पांचवा अदीप्त, उसी प्रकार यहाँ पे क्या, M1 अदीप्त। हम ये मान के चल रहे हैं कि बिंदु P पे हमको यहाँ पे क्या, M1 अदीप्त फ्रिंज मिल रहा है और केंद्रीय फ्रिंज से Mवें अदीप्त फ्रिंज की दूरी कितनी है, YM अदीप्त। ये सिंबल है YM अदीप्त। ठीक, तो यहां पे देखना यदि बिंदु P पर M1 अदीप्त फ्रिंज प्राप्त हो तथा Mवें अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से अर्थात बिंदु O से दूरी YM अदीप्त हो, तो उपरोक्त के अनुसार, इसी के अनुसार, तो आप देखना पथांतर है ना S2Q। ठीक, तो आप जानते हो S2Q, तो यहां पे S2Q लिखा हुआ है, इक्वल है तो यहां पे इक्वल हो गया Y, तो Y तो जनरल डिस्टेंस थी। अब यहां पे तो स्पेशल आप यहां पे मान के चलोगे YM अदीप्त, तो Y की जगह पे YM अदीप्त लिखा गया, इनटू स्मॉल d, तो यहां पे स्मॉल d हो गया, अपॉन कैपिटल D, तो यहां पे कैपिटल D हो गया। ठीक, आप जानते हो पहले अदीप्त के लिए पथांतर कितना, λ/2, दूसरे अदीप्त के लिए पथांतर कितना, 3 λ/2, तीसरे अदीप्त के लिए पथांतर कितना, 5 λ/2, चौथे अदीप्त के लिए पथांतर कितना। ठीक है, आप जानते हो 4 दूनी 8 हो, एक घटाओ कितना, 7 λ/2। उसी प्रकार से Mवें अदीप्त के लिए, तो Mवें अदीप्त के लिए पथांतर कितना, M को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2M, एक घटाओ कितना, 2M-1 और λ/2। आप देखो, परंतु हम जानते हैं कि Mवें अदीप्त फ्रिंज हेतु पथांतर 2M-1 इंटू λ/2 होता है। ठीक है, अब अगर हम चाहें तो पथांतर जो S2Q है इसकी जगह पे हम यहाँ पे 2M-1 इंटू λ/2 का उपयोग कर सकते हैं। ठीक, उसी प्रकार से अगर हम यहां पे चाहें तो आप जानते हो दीप्त यहां पे चल रहा है ना, तो आप जानते हो पथांतर S2Q की जगह पे M इंटू लैम्डा का उपयोग कर सकते हैं। पथांतर के मान को यहां पे रखा गया, पथांतर के मान को यहां पे रखा गया। ठीक, तो यहां पथांतर कितना, M लैम्डा, तो आप देखो S2Q की जगह पे हमने M लैम्डा रख दिया।
यहाँ पथांतर कितना 2m माइनस वन इंटू लैम्डा बाई टू, तो H2Q की जगह पे हमने 2m माइनस वन इंटू लैम्डा बाई टू रख दिया। तो यहाँ पे आपका निकला m लैम्डा दैट इज इक्वल टू ym दीप्त इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। और यहाँ पे आप देख रहे हो 2m माइनस वन इंटू लैम्डा बाई टू और ym अदीप्त इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। ठीक, अब हम ym दीप्त को यहाँ पे रोक लेंगे, बाकी को हमने ट्रांसफर किया, तो ym दीप्त दैट इज इक्वल टू m और ब्रैकेट में कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। और यहाँ पे आप देख रहे हो ym अदीप्त को हमने रोक लिया और बाकी को हमने ट्रांसफर किया, तो यहाँ पे ym अदीप्त दैट इज इक्वल टू 2m माइनस वन अपॉन टू और यहाँ पे कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। एक बार आपको फिर याद दिलाए, ym दीप्त क्या है, केंद्रीय फ्रिंज से यमवे दीप्त फ्रिंज की दूरी। ठीक, और यहाँ पे आपको याद दिलाए ym अदीप्त क्या है, केंद्रीय फ्रिंज से एमवे अदीप्त फ्रिंज की दूरी। ये आपकी निकल आई, अक्सर इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक, अब हम आते हैं फ्रिंज की चौड़ाई। देखो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है जानते हो, इसकी डेफिनेशन होती है दो क्रमागत दीप्त अथवा दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को हम फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। डायग्राम सामने बना हुआ है, दीप्त अदीप्त दोनों दिख रहे हैं। कोई भी दो क्रम से आप दीप्त ले लो, कोई भी दो क्रम से आप अदीप्त ले लो, दो क्रमागत दीप्त या दो क्रमागत अदीप्त के बीच की दूरी को आप क्या कहते हो, फ्रिंज की चौड़ाई। और किससे लिखते हैं, कैपिटल W से। ठीक, आप देखना जैसे हम दो क्रमागत दीप्त ले लें, मान लो एक दीप्त ये ले लिया, एक दीप्त ये ले लिया। ठीक, इनके बीच के जो डिस्टेंस है ये ठीक, इसी को आप क्या कहोगे, फ्रिंज की चौड़ाई। ठीक, कोई जरूरी कि दीप्त लिया जाए, अदीप्त भी ले सकते हो, कोई भी दो क्रमागत आप अदीप्त ले लो। आप देखना मान लो हमने नीचे ही ले लिया, यहाँ पे ये अदीप्त हो गया, ये अदीप्त ले लिया। ठीक, क्रम से है ना। ठीक है, तो उसी प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये, इसी को आप फ्रिंज की चौड़ाई कहोगे। तो अब हम फ्रिंज की चौड़ाई का फार्मूला निकालने चल रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं, माना कि केंद्रीय फ्रिंज से, ठीक है, एमवे दीप्त फ्रिंज की दूरी कितनी, ym दीप्त है, और केंद्रीय फ्रिंज से m प्लस वनवें दीप्त फ्रिंज की दूरी, ठीक है, ym प्लस वन दीप्त है। तो एक काम करें ना, केंद्रीय फ्रिंज से m प्लस वनवें दीप्त फ्रिंज की जो दूरी हो उसमें से, और केंद्रीय फ्रिंज से जो mवें दीप्त फ्रिंज की दूरी हो उसको हम क्या करें, घटा दें, तो फ्रिंज की चौड़ाई निकल आएगी। जैसे आप यहीं पे आ जाओ, आप देखना, मान लो ये केंद्रीय फ्रिंज है यहाँ पे। ठीक है, केंद्रीय फ्रिंज से आप इसको देखो, ये कौन सा तृतीय दीप्त है और ये कौन सा द्वितीय दीप्त है। तो केंद्रीय फ्रिंज से तृतीय दीप्त की दूरी निकाल लें और केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय दीप्त के बीच की दूरी निकाल लें, और तृतीय दीप्त की जो दूरी है केंद्रीय फ्रिंज से, उसमें से द्वितीय दीप्त के बीच की दूरी को घटा दें, तो ये दूरी निकल आएगी ना। हम इसी प्रकार से फ्रिंज की चौड़ाई निकाल लेंगे। तो फ्रिंज की चौड़ाई हम इसको कैपिटल W से लिखते हैं। ठीक, तो केंद्रीय फ्रिंज से m प्लस वनवें दीप्त फ्रिंज की दूरी माइनस केंद्रीय फ्रिंज से एमवे दीप्त फ्रिंज की दूरी। ठीक, W सिंबल हो गया, माइनस के नीचे माइनस हो गया, और एमवे दीप्त फ्रिंज की दूरी अभी डेरिवेशन किया गया। आप जानते हो क्या निकल के आया, m कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d। ठीक, सेम पैटर्न पे m प्लस वनवें दीप्त फ्रिंज की दूरी क्या होगी, ऐसे ही पूरा उतर जाएगा, m की जगह पे m प्लस वन हो जाएगा। आप देखो m की जगह पे m प्लस वन, ठीक, और कैपिटल D लैम्डा बटे स्मॉल d। अब हम क्या करें, आगे सॉल्व किया जाए। W इक्वल, एक बार इस इतने पूरे का इसमें m से मल्टीप्लाई होगा, एक बार इतना पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे m कैपिटल D लैम्डा बटे स्मॉल d। फिर इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d, फिर ये माइनस करके ये हो गया। अब इसके बाद आप देख रहे होगे ये पूरा ये आपका कैंसिल हो गया। ठीक, तो W यहाँ पे क्या निकला, कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d। फ्रिंज की चौड़ाई कैपिटल W दैट इज इक्वल टू कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d। ठीक, जहाँ पे कैपिटल D क्या है, स्लिटों से पर्दे की अभिलंबोत दूरी, लैम्डा क्या है, प्रयुक्त प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, और D क्या है, स्लिटों के बीच की दूरी। ठीक, और जानते हो इस प्रयोग के माध्यम से अगर आप चाहो तो प्रयुक्त प्रकाश का तरंग दैर्ध्य भी निकाल सकते हो। कैसे, पर्दे पे फ्रिंज की चौड़ाई निकाल लो। ठीक, स्लिटों से पर्दे की अभिलंबोत दूरी कैपिटल D निकाल लो, स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल d निकाल लो, सारी वैल्यू रख दो, लैम्डा का मान मिल जाएगा। आप देखो लैम्डा को रोका, बाकी हमने ट्रांसफर किया, तो लैम्डा दैट इज इक्वल टू कैपिटल W इंटू स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। ठीक, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर प्रकार के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इस वीडियो को आपने देखा, अगर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट जरूर करना, और क्या अच्छा लगा ये भी लिखना। कोई सुझाव अगर आपका होगा तो वो भी लिखना। वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर करना। वीडियो बनाने वाले को बहुत मेहनत लगती है, तो थोड़ा सा अगर आपका लाइक मिल जाता है, कमेंट आपका आता है, तो प्रोत्साहन मिलता है। ठीक, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, अधिक से अधिक आप इसको शेयर भी करो। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर हमारे बढ़ेंगे
हम उतनी अच्छी क्वालिटी में पूरा का पूरा फिजिक्स आसान लैंग्वेज में आसान तरीके से आपको उपलब्ध कराएंगे। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक।